Yeah, very good morning to everyone. Those who are watching this video. My dear friends, in this particular lecture, we are going to understand the chapter Agriculture of class 10th NCERT, chapter number 4 of Geography. So, my dear friends, create a patience in your heart and listen very carefully, because after listening, you have a much more point as a comparison to the other, right? So, I want to tell you one thing कि एग्रीकल्चर के बारे में जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो एग्रीकल्चर एक्चुअली है क्या। यहाँ पर बताने की बात ये है कि मैं खुद यानी कि इन एक्टिविटी से गुजरा हुआ हूँ। मैं खुद एक फार्मर का बेटा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें समझाने में बहुत ही यानी कि ईजी लगेगा, ठीक है। हम इन चीज़ों से गुजरते हैं, आप ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल में देख रखी हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, पहली बात तो ये। और इन चीज़ों को हम यानी कि थ्योरेटिकली तो पढ़ेंगे, लेकिन जो मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी मैं शेयर करूँगा। हालांकि चैप्टर लंबा है, ठीक है, 16 पेज का यानी कि PDF है, ठीक है, वो टाइम लेगा ही लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको मदद मिलेगा। यानी कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा इस आपके क्लास से रिलेटेड, आपकी ज्योग्राफी से या मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड आएगा, आपको फर्स्टली पहले पहुँचेगा। लाइक करने का पर्पज़ ये है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो होता क्या है, वो वीडियो उतना ही आगे बढ़ जाता है, लोगों को पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, मेरे वीडियो को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, पहली बात तो ये, और लोग उसे अच्छे तरीके से देखते हैं, आपने सपोर्ट किया ये भी देखते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक्स एग्रीकल्चर। सो है क्या, इंडिया का अगर देखा जाए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, यानी कि इस केस में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किस में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज रहती है। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो यानी कि प्रोड्यूस करती है मोस्ट ऑफ द फूड, जितने भी यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जितना भी हमें खाना है या मतलब जो भी चीज़ें मिलती हैं वो टोटल हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं। इसके अलावा भी अगर देखें तो फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल भी यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो चल रही है हमारे वर्ल्ड में या हमारे इंडिया के अंतर्गत, तो उन इंडस्ट्रीज़ का यानी कि एक किस्म से देखा जाए तो रॉ मटेरियल भी यानी कि एग्रीकल्चर के द्वारा ही यानी कि पैदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम लोग अगरबत्ती वगैरह कहाँ से यानी कि यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी भी इंडस्ट्रीज़ लगी पड़ी हैं, तो वो यानी कि फ्लावर से बन रही हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग जो यानी कि पेपर यूज़ करते हैं उसकी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं, तो कहाँ से आ रहा है उसका पल्प आ रहा है बैम्बू से, या मतलब जो भी मतलब सॉफ्ट वुड ट्रीज़ हैं उनसे आ रहा है। तो एक्चुअल में है क्या, सब एग्रीकल्चर का ही तो यानी कि जगह है, ठीक है। बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बहुत बहुत बड़ी मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं कॉमर्शियल पर्पज से, जिनका यानी कि जैसे आटा बनाना यानी कि, या मतलब राइस से बहुत सारे यानी कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिला के यानी कि उसके प्रोडक्ट्स बनाना, उससे भी डिपेंड हमारे एग्रीकल्चर पे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ द फार्मिंग की। सो एग्रीकल्चर जो है अगर इज़ एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द आवर कंट्री। अगर हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्या है, एक यानी कि बहुत ही ओल्ड इकोनॉमिक या मतलब आर्थिक यानी कि दशा से अगर देखा जाए बहुत ही यानी प्राचीन यानी कि एक्टिविटी है हमारी इंडिया में जो हो रही है, भारत में जो हो रही थी, ठीक है। ओवर दीज ईयर्स, यानी इन सभी ईयर के दौरान अगर देखा जाए तो कल्टीवेशन जो मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने क्या देखा, हमारे जो यानी कि कल्टीवेशन के जो मेथड से समय के अनुसार यानी कि बदलते गए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है, ठीक है, फिजिकल मैनर में, ठीक है। और उसका यानी कि इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पर एंड टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। नो एंड द सोशियो कल्चर प्रैक्टिस, हमने यानी कि प्रैक्टिसेस को भी यानी कि चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। जितने भी फार्मर्स यानी कि वेरीज द सब्सटेंसेस टू कमर्शियल टाइप्स। कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि जो हमारी फार्मिंग्स है, ठीक है, वेरी करती कहाँ से, सब्सिस्टेंस से कॉमर्शियल में। मतलब वो इकोनॉमी जो पहले सब्सिस्टेंस में थी हमारी, यानी कि मतलब आज का खा लिया कल का पता नहीं है, ठीक है। तो वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से आज हम कॉमर्शियल इकोनॉमी में आ गए हैं। मतलब उसका मतलब ये हो गया, जो पहले यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी आज हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग हो गई। इसका मतलब ये हुआ, पहले लोग खाली यानी कि फूड जुटाते थे खाने के लिए, अब क्या हो रहा है, हम खाना बचा भी लेते, खा भी लेते हैं, और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी कि फसलों को यानी कि पैदा करते हैं। जैसे गन्ने की फसल की बात करें तो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, गेहूं लोग यानी कि चाहे तो यानी कि 6 से 7 आदमी यानी कि 2 से 3 बीघे का यानी कि खाकर एक साल में अपना काम चला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग यानी कि जिस परिवार में 6 से 7 सदस्य होते हैं उनके पास आपको 10-10 एकड़ भी ज़मीन देखने को मिलती है। हालांकि इतना सारा अनाज कहाँ करते होंगे, वो लोग कॉमर्शियल पर्पज़ से पैदा करते हैं और उसे एट द लास्ट मंडी या फैक्ट्री में कहीं बेच देते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हमें जाननी चाहिए थी, मैंने बताया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ही जो यानी प्राचीन, और जो यानी कि सब्सिस्टेंस मतलब धीरे धीरे यानी कि जिसमें बदलाव आया हमारी फार्मिंग में, मतलब जो वो फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, एक किस्म से वो फार्मिंग जो यानी कि स्मॉल स्केल पर हो रही है, ठीक है, छोटे से पैच लैंड पर, ठीक है। और अब क्या हो रही है, जो हमारी यानी कि फार्मिंग है बड़े स्तर पर हो रही है। तो वो छोटे स्तर पर होने वाली फार्मिंग जिसमें यानी कि हम यानी कि जितने भी यानी एग्रीकल्चरल टूल या प्रैक्टिसेस जो है यानी कि प्रिमिटिव यानी कि यूज करते थे, मतलब यानी कि प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पर हुआ बहुत ही प्राचीन तरीके की, और यानी कि वो टूल्स या मतलब वो चीज़ें जो यानी कि जिसमें हमें बहुत मेहनत पड़ती थी लेकिन उतना आउटपुट नहीं निकलता था, ठीक है, उन सभी की बात करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया के कुछ क्षेत्रों में इसको आज भी यानी कि इस प्रिमिटिव फार्मिंग को देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग हाथों से खोद कर अपनी फसल को बोते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर उसको देखा जाए तो प्रैक्टिस किया जाता है किसमें, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड यानी कि बहुत छोटे टुकड़े पर यानी कि ज़मीन के, और हेल्प करता है हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स लाइक, यानी कि उसमें देखने को क्या मिलता है, हमें होज देखने को मिलते हैं, डॉ देखने को मिलते हैं, डिगिंग स्टिक देखने को मिलती हैं जो खोदती हैं, ठीक है। ये मिलकर कौन करता है, सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर इस खेती को करते हैं। कम्युनिटी भी होती है, कभी कभी लेबर भी यानी उसमें होती है, यानी कम्युनिटी की लेबर भी होती है, या मतलब अदर लेबर भी कोई जुटा लेता है। ओके, दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून, इस टाइप की जो फार्मिंग होती है मानसून पर डिपेंड करती है कि पानी कैसा बरसने वाला है। नेचुरल फर्टिलिटी देखी जाती है क्योंकि उसमें कोई यानी कि अंदर बाहर से फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता, केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। तो नेचुरल मतलब उसकी फर्टिलिटी कितनी है सोल की, उसके अकॉर्डिंग उसमें फसल होगी, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंटल जो यानी कि कंडीशन उसमें कितनी स्टेबिलिटी है क्रॉप को यानी कि ग्रोन करने के लिए, ठीक है, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। इट इज़ ए स्लेश बर्न एग्रीकल्चर, इस ये जो यानी कि एग्रीकल्चर होता है स्लेश बर्न मतलब यानी कि ये हुआ क्या है, आप आदमी यानी कि जंगल में जाता है, ठीक है, या जंगली क्षेत्रों में रहता है वहाँ पर, और करता क्या है वहाँ पर, सिंपली तरीके से वो ये करता है कि जो वहाँ का यानी कि जगह है उस जगह को साफ करने के लिए क्या करता है, पहले से जो कटा बाकी जो झाड़ झंगाड़ है उसे उसमें आग लगा दी, ठीक है, और उसको साफ करने के बाद उसको जोत दिया। तो स्लेश मतलब यानी कि साफ कर रहा है, बर्न मतलब जला दिया, ठीक है। तो इस टाइप का एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। जो फार्मर क्या करता है यानी कि क्लियर करता है ए पैच ऑफ लैंड, यानी कि एक टुकड़े को यानी कि जमीन के टुकड़े को यानी कि साफ करता है, एंड प्रोड्यूस करता है यानी कि सीरियल्स को, ठीक है, अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, यानी कि यानी कि सभी प्रोड्यूस को यानी कि वहाँ पर पैदा करता है अपनी फैमिली को यानी कि जीवित रखने के लिए, उसकी यानी कि भूख मिटाने के लिए। दूसरी बात, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जैसे जैसे यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है मतलब उसकी जो उर्वरता होती है वो कम हो जाती है, तो फार्मर क्या करता है उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बढ़ जाता है अगली कल्टीवेशन करने के लिए। दिस टाइप्स ऑफ द शिफ्टिंग अलाउज नेचर रेप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इस तरीके से देखने को क्या मिलता है कि जो सॉइल है उसकी यानी कि फर्टिलिटी में यानी कि थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब यानी कि फर्टिलिटी के अनुसार यानी कि आदमी क्या करता है उस जगह को छोड़ देता है, मतलब कम फर्टिलिटी छोड़ दिया, अच्छी जगह पर गया जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलिटी है, जहाँ पर फसल हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए बैक आते हैं। हाँ, लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर इज लो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो इस टाइप के एग्रीकल्चर में यानी कि लो देखने को मिलती है, एज द फार्मर डज नॉट यूज द फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो फार्मर्स है वो यानी कि यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो यानी कि कोई भी बड़ा क्या बोले मतलब कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करता इतना, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि वो जब फर्टिलाइजर को यूज नहीं करता तो यहाँ पर यानी कि मॉडर्न इनपुट्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब जो आज हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स डाल रहे हैं हम लोग यानी कि, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फेट यानी कि पोटेशियम, इस तरीके की सब चीज़ें डाल रहे हैं। ये उस वक्त यानी आदमी यूज़ नहीं करता था ना, अब यानी कि अगर कोई कर भी रहा है तो नहीं यूज़ करता, यानी कि यही इसका फॉर्मेशन है। इट इज़ नोन बाई द डिफरेंट नेम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यानी कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। ओके, इट इज जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक द, यानी कि उसे यानी कि जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है असम और मेघालय, मिजोरम एंड द नागालैंड में, ठीक है। और पोमलू इन यानी कि मणिपुर एंड दीपा यानी कि बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ किसका है
अरे छत्तीसगढ़ का, उसमें यानी कि उसे दीपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन बस्तर में, और यानी कि बस्तर किसका डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ का, और यानी कि पोलमू यानी कि मणिपुर में जाना जाता है, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जाना जाता है। अब बात करते हैं आखिरकार जूमिंग है क्या, ठीक है। तो आते हैं, द स्लेज-बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द मिल्पा इन द मैक्सिको, ठीक है। यानी कि स्लेज-बर्न जो जूमिंग कल्टीवेशन है उसे यानी कि मैक्सिको में यानी कि मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और यानी कि सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। और कुनुको यानी कि वेनेजुएला में नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रोका जो है यानी ब्राजील में, और मैसोल जो है वो सेंट्रल अफ्रीका के अंतर्गत, और लेडेंग जो है यानी कि इंडोनेशिया में, और यानी कि जो रोए है इन वियतनाम में, इस नाम से जाना जाता है। इन इंडिया में देखा जाए तो प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ द कल्टीवेशन इज कॉल्ड द बेवार भी जाना जाता है, यानी कि उसे बेवार कहा जाता है, या दहिया बोला जाता है इन मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पोडू बोला जाता है इन द पेंडा, जो यानी कि एक आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है, ठीक है। और पामा जो है, पामाडाबी उसे यानी कि कोरन यानी कि पामाडाबी या कोरन उसे यानी कि पामाडाबी या कोमन उसे यानी कि ब्रिंगा इन ओडिशा में यानी कि जाना जाता है, और कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और वारले या वाल्टेयर इन द साउथ ईस्टर्न यानी कि जो राजस्थान उसमें, खिल इन द यानी कि हिमालयन बेल्ट में जाना जाता है, और कुरवा इन झारखंड में, एंड जूमिंग इन यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारा जाना जाता है। तो इन चीज़ों को आप एक बार चाहे तो अपनी लिस्ट बना लेना, और दूसरी बात, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर ले को हाईलाइटर यूज करके इनको यानी कि अलग अलग कलरों से यानी कि अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना अपना फाइल को जैसे भी कर सको। रिंझा लिव्ड यानी कि जो रिंझा रहती है किसमें, लिव्ड हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि आप खुद से कर सकते हो कैसे स्टडी, इसमें कुछ बताया गया होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली यानी कि हमारे सब्जेक्ट पे आऊँ, क्योंकि ऐसे अगर हम इन सभी केस स्टडी को कवर करने को लगेंगे तो हमारा बहुत समय जाएगा, और यानी कि हम लोग चैप्टर को सही समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम बोरिंग सा महसूस करेंगे अपने आप को। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, जिसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, यानी कि इस टाइप की जो फार्मिंग है जहाँ पर ज़्यादा यानी कि पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर यानी कि पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा हमें यानी कि पॉपुलेशन देखने को मिलती है लैंड के ऊपर, और ये एक किस्म से प्रेशर की फॉर्म में दिखाई पड़ती है, तो वहाँ पर हम इस टाइप की यानी कि जो एग्रीकल्चर है या ऐसी तरह की जो फार्मिंग है उसे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि इसमें लेबर को यूज किया जाता है, वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड द इरीगेशन आर यूज फॉर द ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। यानी का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोज डालते हैं किसकी, बायोकेमिकल इनपुट्स इसमें डालते हैं, ठीक है। इरीगेशन को ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके इसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट बैक आते हैं, सॉरी बैक नहीं यानी कि फॉरवर्ड ही जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल रहा था, दो द राइट इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ द अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of the alternative sources of the livelihood agriculture land. कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आखिरकार कॉमर्शियल फार्मिंग क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ द हायर डोजेस ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि वो फार्मिंग जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मॉडर्न टाइप के जितने भी यानी कि हमें केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाई एल्ड वैरायटी के सीड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको यानी कि HYB बोलते हैं, ठीक है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को उसमें यानी कि स्प्रे करते हैं, या पेस्टिसाइड्स को उसके ऊपर यानी कि हम लोग यानी कि प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए सभी को यानी यूज करते हैं। द डिग्री ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अदर, यानी कहने के मतलब यहाँ पर ये एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उसकी यानी कि जो प्रोडक्टिविटी या मतलब उसका कमर्शलाइजेशन होने का यानी कि एक वरीयता जो है बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब बढ़ती है घटती है उसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग बढ़ती घटती है। जैसे अगर बात करें यानी कि बंगाल में तो धान की फसल अच्छी होती है, तो वहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर या राजस्थान में बात करें, धान पैदा करने की थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि हम उतना पानी दे नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राइस क्या है, एक कमर्शियल यानी क्रॉप है इन हरियाणा के अंदर और पंजाब में अंदर, ठीक है। बट अगर बात करें उड़ीसा में, यानी कि एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है,
उड़ीसा में मतलब उस यानी कि सब्सिस्टेंस क्रॉप इसलिए हो जाएगी क्योंकि लोग वहाँ पर ये मेनली होती है। हरियाणा में क्या करते हैं, उसका प्राइस ज़्यादा होने के कारण उसे लोग पैदा कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वीट वहाँ पर होता है, लेकिन यानी कि राइस का प्राइस ज़्यादा होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप को यानी कि पानी लगा लगा के यानी कि उसको पैदा करते हैं। प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग। कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर किसी चीज़ का हम प्लांटेशन करते हैं तो भी एक यानी कि एक पर्पज होता है हमारा अधिकतर कि हम उससे यानी कि कॉमर्शियल तरीके से या वाणिज्य तरीके से हम उससे कितना पैदा कर पाएंगे। इन दिस टाइप्स ऑफ द फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। एक सिंगल क्रॉप जैसे मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई फसल ली, उसका यानी कि प्लांटेशन हम लोग कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, एक सिंगल फॉर्म ऑफ क्रॉप्स को यानी कि बड़े लार्ज स्केल पर लगाया जाता है, ठीक है। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो प्लांटेशन है उसमें एक इंटरफेस देखने को मिलता है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का। मतलब कहने का मतलब वो एग्रीकल्चर टोटली किसके बेस पर हो रहा है, इंडस्ट्री के, कि ये तैयार होगा और इसका जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में इसे यानी कि कहाँ भेज दिया जाएगा, इंडस्ट्री को भेज दिया जाएगा, जहाँ पर इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। पहली बात तो ये प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को ऑक्यूपाई करता है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स with the help of the migrants laborers, all the produce is used as raw materials in respective of the industries। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग यानी कि इन सभी कैपिटल्स को यूज करते हैं इंटेंसिव फॉर्म में, ठीक है, इनपुट्स को यूज करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है। माइग्रेंट लेबर्स यानी कि माइग्रेंट्स लेबर आते हैं, मतलब दूसरी जगह से निकल कर आते हैं और यहाँ पर उनको यूज किया जाता है एक लेबर फॉर्म में और उनसे यानी कि खेती कराई जाती है, ठीक है। ये सभी जो प्रोड्यूस है यूज की जाती है किसके लिए, एक रॉ मटेरियल के तौर पर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इन इंडिया अगर देखा जाए तो टी, कॉफी एंड रबर, शुगर कैन एंड बनाना, ये सभी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनको प्लांट लगाया जाता है, बाद में इनके फल देती हैं या मतलब इनका इनकी पत्तियों का यूज होता है। जैसे अगर टी की बात करें या कॉफी की बात करें, इनका पत्तियों का यूज होता है। रबर की बात करें, उसका दूध मतलब जो अंदर से यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में जो निकलता है उससे यानी कि यूज किया जाता है कॉमर्शियल पर्पज से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें शुगर कैन की, तो उसका यानी कि जो रस निकलता है उसको यूज किया जाता है। बनाना की बात करें तो उसका जो फल आ रहा है, ठीक है, उसको यूज करते हैं एक कमर्शियल पर्पज से। और उसका जो तना भी होता है उससे रेशा निकाल कर यानी कि बहुत सारे हमारे धागे बनाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें कमर्शियल पर्पज से तैयार की जाती हैं, ओके। और बनाना इट इज बहुत सारी जो ऐसी यानी कि फसलें हैं या ऐसी जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, ठीक है। टी जो है असम में यानी एंड द नॉर्थ बंगाल, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में यानी कि इसे पैदा किया जाता है। जो कॉफ़ी है, आप अगर देखना चाहो तो बनाना का प्लांटेशन कुछ इस तरीके से होता है, मेरे क्षेत्र में भी देखने को ऐसे ही मिलता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से किया रखा है। आप बैम्बू को देख सकते हो, इस नीचे बैम्बू का यानी कि एक बगीचा या मतलब बैम्बू को यानी कि अच्छे से लगाया गया है, ये बैम्बू प्लांटेशन है, ठीक है। बात करें कॉफी की, तो कॉफी ये कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन देखने को मिलता है इस स्टेट में, कर्नाटका के अंतर्गत, ठीक है, कॉफी का। और दूसरी बात करें यानी कि जो सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, कहने का मतलब यानी कि जो कॉफ़ी है मोस्टली कर्नाटका में बहुत अच्छे से यानी कि पैदा की जाती है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है मेनली, ये तो है नहीं कि अदर फसल की तरह से घर में या कोठरियों में या मतलब अपनी यानी कि तहखानों में बंद करके रख लोगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है हम इसे पैदा करेंगे और इसको सही समय पर यानी कि हमें इसे मार्केट में बेच देंगे। तो मतलब अगर साफ साफ बोलना चाहे तो ये फसल हमारी किसके लिए तैयार की जा रही है, मार्केट पर्पज़ के लिए तैयार की जा रही है। दूसरी बात, सिंस since the production is mainly for the market, a well developed networks of the transport and communication connecting the plantations areas, processing industries and market plays an important role in the development of the plantation। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ कि एक मिनट, हाँ, कि अगर मैं बात करूँ वेल डेवलप्ड नेटवर्क यानी कि देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन जो कनेक्ट कराता है प्लांटेशन एरियाज को, किससे, हमारी प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको, ठीक है, एंड मार्केट जहाँ पर यानी कि महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन का। पहली बात तो ये। आगे देख लेते हैं जो यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि आखिरकार जितनी भी हम क्रॉप को पैदा करें उनका पैटर्न क्या होता है, ठीक है। सो वी हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड द प्लूरलिटी या प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, यानी कि हमने बहुत सारे यानी कि अध्ययन कर रखा, पहले से हम जानते हैं कि फिजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिजिकल डाइवर्सिटी बोले तो मतलब देखने में फसल एक दूसरे से भिन्न लगती है, पहली बात तो ये, ठीक है। और बहुत सारी फसलें पैदा की जाती हैं, ये कल्चर हमारे इंडिया में देखा जाता है। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कहने का मतलब बहुत सारे कल्चर्स हमारे यहाँ हैं, ठीक है। और
कहने का मतलब साउथ कल्चर इंडिया कल्चर यानी कि जो नॉर्थ इंडिया कल्चर से यानी कि थोड़ा डिफरेंट है, तो उनके यानी एग्रीकल्चर में भी यानी कि थोड़ा हमारा प्रैक्टिस जो है थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलती है। सो ये सभी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो रिफ्लेक्ट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि क्रॉप का जो पैटर्न उसमें यानी कि थोड़ा डिफरेंट फॉर्म दिखाई पड़ते हैं, ठीक, इन कंट्री। वेरियस टाइप्स ऑफ द फूड्स एंड द फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड द condiments etc constitutes some of the important crops grown in the country. India has three cropping seasons। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है उसमें 3 क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलते हैं। पहला रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स जो है वो यानी कि लगभग उनको यानी कि सोन किया जाता है, मतलब उनको बोया जाता है विंटर में, मतलब सर्दियों में। लगभग अगर बात की जाए तो यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक इनको बो दिया जाता है, ठीक है। एंड हार्वेस्ट किया जाता है इनको समर में, मतलब गर्मियों में इसे यानी कि हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है अप्रैल से जून तक, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, अगर रबी क्रॉप्स की बात करें तो उसमें हमारा वीट आ जाता है, मतलब हमारा गेहूं, बार्ले मतलब यानी कि हमारा गेहूं, पीस मतलब मटर आ जाती है, ग्राम्स मतलब चने, एंड मस्टर्ड मतलब जो हमारी यानी कि ऑयल के लिए जो यूज की जाती है, मतलब सरसों वगैरह, ठीक है। सो दो यद्यपि जितनी भी ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये ग्रो यानी कि उनको ग्रोन किया जाता है लार्ज पार्ट्स में हमारे यानी कि इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड द नॉर्थ यानी कि वेस्टर्न, ये सच जैसे अगर ये सभी कहाँ पर यानी कि पैदा हो रही है, तो इन स्टेट्स की बात करें तो ये स्टेट अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत देखने को, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्टली इसमें जो स्टेट्स आते हैं, मतलब जो राज्य आते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पर यानी कि चीज़ों का प्रोडक्शन होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड द अदर रबी क्रॉप्स। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जो हमें हेल्प करता है सक्सेस दीज क्रॉप्स, यानी कि इन सभी, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी जो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन मतलब जो पानी का बरसना यानी कि विंटर के ड्यूरेशन या मंथ यानी कि वेस्टर्न टेम्परेट यानी कि जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज के कारण सब होता है ये, तो ये क्रॉप को यानी कि मदद करता है किसमें, उसको सक्सेस मतलब उसको पकाने में, उस तक यानी कि पूरी स्टेबिलिटी लाने में, ठीक है। ओके, हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि हमें यह भी देखने को मिलता है जो यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन का हमें क्या यानी कि एक सक्सेस देखने को मिलती है पंजाब और हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, एंड द पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, कुछ राजस्थान के पार्ट्स में देखने को मिलता है। हैज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन इन द रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी क्रॉप्स में इनमें यानी कि सभी में क्या देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंस फैक्टर देखने को मिलता है जो यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा आया। खरीफ की क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप में हमें जो ग्रोन की जाती है ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी कि जैसे हमारा मानसून यानी कि स्टार्ट होता है, जैसे आना स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है बोना, ठीक है। इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड, जैसे हमारा मानसून आता है इन सभी यानी कि क्रॉप्स को यानी कि बोना या मतलब या प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दिया जाता है लगभग सितंबर से यानी कि अक्टूबर, क्या मतलब एक मिनट, इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में, और मानसून जब आता है तो इनको यानी कि स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब बीजना, मतलब जैसे मानसून आता है इनका यानी कि बीजना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं जाहिर सी बात बोलना चाहूँ तो जुलाई से अगस्त सितंबर यानी कि जुलाई अगस्त में अगर देखा जाए तो इनकी फसलों को लगाया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में यानी कि इनको काट लिया जाता है। कोई कोई फसलें भी ऐसी होती है जो ज़्यादा लेट हो जाती हैं तो नवंबर तक उनको काट लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर, इनमें अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा पैडी, मेज, ज्वार एंड बाजरा, ठीक है। ये सभी यानी कि जैसे तूर जिसे हम अरहर की दाल बोलते हैं, ठीक है, तो दालें भी यानी कि पैदा की जाती है, मूंग की दाल, ठीक है, और यानी कि तूड़, ठीक है, सॉरी उर्द एंड द कॉटन एंड द जूट, ग्राउंडनट एंड द सोयाबीन। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ द असम, West Bengal's coastal region of the Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and the Maharashtra, particularly the Konkan coast along with the Uttar Pradesh and the Bihar। यानी कि जिन सभी चीज़ों के बारे में मैंने नाम गिनाया इन सभी जगह पर ये पैडी कल्टीवेशन या मतलब इससे रिलेटेड जो फसलें थी इनको हम लोग खरीफ की फसलें बोल रहे हैं, तो हमारे यानी कि वो उत्तर प्रदेश में भी यानी कि होती हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और इन सभी राज्य के बारे में जिनको मैंने नाम बताया भी वहाँ पर भी होती है, और बिहार में भी यानी कि वो फसलें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ओके ओके, इन बिटवीन बैक आता हूँ, हाँ, इन बिटवीन रबी एंड द खरीफ सीजन्स देयर इज ए शॉर्ट सीजन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है रबी और खरीफ के बीच में एक सीजन देखने को मिलता है जिसे हम लोग यानी कि एक शॉर्ट सीजन के नाम से जानते हैं, ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज, जिसे जायद के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद, यानी कि बहुत सारी ऐसी यानी कि कुछ फसलें हैं जिनको जैद के यानी कि समय पर यानी कि जायद फसलें जिन्हें नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारी वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मेलन, ठीक है, कुकुम्बर, खीरा वगैरह या मतलब तरबूज वगैरह, और मतलब यानी कि हमारा खरबूजा जो है, मतलब एक बेल से जो यानी कि हमारी फसलें तैयार होती हैं उनको यानी कि लगाया जाता है, इन्हें जायद की फसलें बोला जाता है। वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरी बात फॉडर क्रॉप्स जो है उनको तैयार किया जाता है। शुगर कैन टेक ऑलमोस्ट ईयर ऑफ ग्रो, यानी कि शुगर कैन है अगर उसके बारे में हम बात करना चाहें तो लगभग ये जो क्रॉप है वो पूरा एक साल ले लेती है यानी कि पकने में, मतलब पैदा होने में पूरा, ठीक है। बात करें अगर मेजर क्रॉप्स में देखा जाए तो यानी कि ए वैरायटी ऑफ द फूड्स एंड द नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन in a different parts of the country depending upon the variation in the soil and the climate and cultivation practices। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक वैरायटी देखने को मिलती है फूड एंड यानी कि नॉन क्रॉप्स जो यानी कि ग्रोन की जा रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंतर्गत, जो डिपेंड करती है अपॉन द यानी कि वेरिएशन इन द सोइल के अंतर्गत, ठीक है। क्लाइमेट एंड द कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस देखने को यानी कि कहने का मतलब यानी कि ये है जो क्लाइमेट है एंड द कल्टिवेशन प्रैक्टिस है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, सोइल में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया, यानी कि बहुत सारी जो क्रॉप्स जो इंडिया के में यानी कि ग्रोन की जा रही है, जैसे उसमें से अगर देखा जाए तो राइस है, व्हीट है, मिलेट है, पल्सेस है, टी कॉफी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, यानी कि ये सभी जितनी फसलों के मैंने नाम गिनाए ये सभी इंडिया के अंतर्गत पैदा की जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक फसलों के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब बात कर रहे हैं राइस की। राइस मतलब चावल। चावल की फसल कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा की जाती है, कहाँ पर पैदा की जाती है, क्या क्या यानी कि जोग्राफिकल फैक्टर है, मानसून पर क्या यानी कि मानसून का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइस क्या है, एक स्टेपल फूड क्रॉप्स है, ठीक है, ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो यानी कि इंडिया के अंदर देखा जाए तो यानी कि इस पर यानी कि अपना डाइट करते हैं, मतलब इन चीज़ों को यानी कि फीड करते हैं, खाते हैं, ठीक है। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो चाइना के बाद हम दूसरे नंबर की हमारी कंट्री है इंडिया, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यानी कि चावल का उत्पादन करती है, ठीक है। It is a kharif crops which requires high temperature above 25 डिग्री सेल्सियस and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। ये ऐसी फसल है जो लगभग देखा जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर मिलना चाहिए। पहली बात, जो टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए, हाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उमस होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, और एनुअल रेनफॉल लगभग यानी कि 100 सेंटीमीटर से तो ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। इन द एरिया ऑफ द लेस रेनफॉल इट ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द इरीगेशन, वो क्षेत्र जहाँ पर यानी कि इरीगेशन मतलब पानी कम बरसता है वहाँ पर यानी कि ये मतलब यानी कि जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है वहाँ पर हम लोग यानी कि पानी लगा के इस फसल को पैदा करते हैं। जैसे अगर उन क्षेत्रों की मैं बात करूँ, पंजाब हरियाणा इसी क्षेत्र में आते हैं, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का भी ऐसा है जहाँ पर यानी कि पानी ना बरसने के कारण लोग चावल की ज़रूरत है तो यानी कि पानी लगा के इस फसल को पैदा करते हैं। Rice is grown in the plains of the north and northeastern India। जो राइस है वो यानी कि हमारे नॉर्थ क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ इंडिया में और यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अंदर कोस्टल जो एरियाज हैं, ठीक है, डेल्टिक रीजन, उसमें यानी कि ये इस फसल को देखने को मिलता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो इस बार इसको देख लो, यानी कि ये हमारा राइस का कल्टीवेशन हुआ है, मतलब यानी कि राइस की फसल जो है वो यानी कि लगाई गई, उसमें प्लांटेशन किया गया है, अब देखो बड़ा होता हुआ जा रहा है आगे तरफ, ठीक है। ये राइस कल्टीवेशन है। जब ये पक जाती फसल तो कुछ इस फॉर्म में दिखाई पड़ती है, आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से इसको देख सकते हो। हार्वेस्ट के समय पर इस तरीके की होती से काट लिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा यानी कि एक मैप रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें बताया गया कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और कहाँ पर रबी की फसल होती है। तो मेजर एरिया जहाँ पर हमारी यानी कि राइस की जो क्रॉप होती है, ठीक है, राइस की जो क्रॉप है उसको यानी कि कल्टीवेट किया जाता है, तो उसमें से देख सकते हो जहाँ पर मेजर यानी कि होती है तो ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है, मतलब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार का पार्ट, ठीक है, और यानी कि झारखंड का कुछ पार्ट आ जाएगा, और इधर हमारा ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, ये ओडिशा का पार्ट्स और असम का पार्ट्स, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेशन, और यानी कि कोस्टल रीजन जितने भी हैं। कम पार्ट वहाँ पर है जहाँ पर यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। तो आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। बहुत सारे क्या करते हैं, कैनाल जो है इरिगेशन पर्पस के लिए यूज की जाती है, ट्यूबवेल्स को लगाया जाता है, मेड इट यानी कि पॉसिबल किया जाता है कि राइस को ग्रो किया जाए
इन एरियाज के अंतर्गत जहाँ पर लेस रेनफॉल हो, ठीक है, उस एरिया को मैं अगर बात बताना चाहूँ तो स्टेट के फॉर्म में हमारा पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ द यानी कि राजस्थान की बात करेंगे। वीट की बात करते हैं। वीट क्या है, एक हमारी यानी कि रबी क्रॉप्स है, पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट यानी कि सेकंड इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया की क्रॉप्स है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप्स, यानी कि क्या है, फूड के लिए देखी जाए फूड क्रॉप्स में अगर देखा जाए तो मेन क्रॉप्स आती है, ठीक है, इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो कंट्री के अंदर देखा जाता है वहाँ पर रोटियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। दिस यानी कि ये जो क्या है एक रबी क्रॉप्स है, ठीक है, रिक्वायर्स करती है कूल ग्रोइंग सीजन, यानी कि जब ये बच्चेपन में होता है, मतलब यानी कि जब इसके सीड्स को सो किया जाए तो ठंड ज़्यादा चाहिए होता है इसे, यानी कि मैच्योर होने में इसे ठंड चाहिए होता है। एंड सनशाइन मतलब अच्छा चाहिए होता है, मतलब ब्राइट सनशाइन आती कि हल्का सा यानी कि सनशाइन भी चाहिए होता है। एट अ टाइम ऑफ द राइपनिंग यानी कि इसे ज़्यादा यानी कि सन की लाइट होनी चाहिए, मतलब यानी कि जब ठंड होती है तो ठंड में यानी कि हल्का फुल्का सन का लाइट मिले, ठीक है, लेकिन ठंड ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन जैसे पकने के कगार पर आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स लगभग 50 से 75% ऑफ द एनुअल रेनफॉल यानी कि होनी चाहिए इसके लिए, जो देखा जाता है कि पूरे उसके जहाँ यानी कि जहाँ पर ये ग्रो हो रहा है उसमें यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो अच्छे तरीके से। देर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स, कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ है कि ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग यानी कि जोन्स हैं, ठीक है, कंट्री के अंतर्गत। जैसे कौन सा है, पहला है हमारा है द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लॉक सॉइल रीजन ऑफ द डेकन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कौन सा है, गंगा और सतलज वाला रीजन है। दूसरा हमारा क्या है, डेकन प्लेटू, उस वो रीजन जहाँ पर यानी कि अदर जो रिवर्स हैं उसे उसकी मदद करती हैं, या मतलब जो झील है उसकी मदद करती हैं इरिगेशन फैसिलिटीज के अंतर्गत, ठीक है। ओके, द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर देखा जाए तो पंजाब आता है, उसमें हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, राजस्थान एंड द मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हमारा वीट प्रोडक्ट यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। बात करते हैं मिलेट्स की, ठीक है, तो ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स जो यानी कि ये सभी इंपॉर्टेंट फसल हैं जो ग्रोन की जाती है इंडिया के अंतर्गत हैं। यद्यपि दीज आर नोन एज ए कोर्स ग्रेन, यानी कि ये इस तरीके से यानी कि कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें यानी कि न्यूट्रिशन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, रागी इज ए वेरी रिच इन द आयरन, आयरन में यानी कि उसके अंतर्गत आयरन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी एंड रोगी यानी कि इसके अंदर और भी यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड्स क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन। कहने का मतलब यानी कि बात करें आप यहाँ पर कि जो ज्वार है यानी कि थर्ड यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है जो देखा जाए यानी कि प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज रेन फेड क्रॉप्स, यानी कि एक रेन फेड क्रॉप्स है, ठीक है, मतलब हल्की बारिश से होती है इसे, ठीक है। मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरियाज, यानी कि वहाँ पर जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती, मतलब यानी कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ऐसे एरिया में यानी कि ये इसे ग्रो किया जाता है। हार्डली नीड्स इरिगेशन, बहुत ही कम पानी मात्रा में इसे पानी चाहिए होता है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर बात करें तो उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि 2011-12 के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। बाजरा जो है ग्रोन किया गया ग्रोन किया जाता है यहाँ पर ऑन सैंडी सॉइल्स, यानी कि अच्छी तरीके से कहा होता है जहां पर सैंडी सॉइल मतलब यानी कि बलुई जमीन होती है, ठीक है। एंड द सेलो ब्लैक सॉइल्स, यानी कि वहां पर होता है जहां पर यानी कि जो सॉइल होती है वो छिछली होती है, ठीक है, मतलब जहां पर यानी कि मतलब ज़्यादा यानी कि ज़्यादा सॉइल फर्टाइल नहीं होती, मतलब यानी कि जहां पर अवेलेबल यानी कि एलुवियल सॉइल नहीं होती, मतलब एक सैंडी सॉइल में हो जाता है, ठीक है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर देखा जाए उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, हरियाणा, मतलब उत्तर प्रदेश कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर जगह साथ में है, ठीक है। सो 2000 यानी कि 11 एंड 12 के अराउंड देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद यानी हमारा जाता है सॉरी क्या बोलते हैं राजस्थान, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, हरियाणा, ठीक है। अगर बात करें रागी की तो दोबारा से आते हैं। रागी क्या है, क्रॉप है जो यानी कि कहाँ पैदा की जाती है, ड्राई रीजन के अंतर्गत एंड ग्रो वेल ऑन द रेड ब्लैक सैंडी, यानी कि कहाँ पर रेड ब्लैक जो सॉइल है उसके ऊपर, सैंडी लोमी एंड द सैलो ब्लैक सॉइल है उसके ऊपर। मेजर रागी जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें देखा जाए तो कर्नाटका हमारा, यानी कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। बात करें मेज की, मेज मतलब मक्का, ठीक है,
तो मक्का की बात करें, वो ये क्या है, एक ये क्रॉप है जो यूज की जाती है किसके लिए, बोथ यानी कि फूड एंड फोडर्स के लिए, मतलब दोनों के, खाने के लिए भी और फोडर्स के लिए भी, ठीक है। इट इज खरीफ, यानी कि ये क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है। और रिक्वायर होता है इसे यानी कि टेम्परेचर लगभग 21 से 27 के बीच में रहना चाहिए। और ग्रो करती है वेल ओल्ड एलुवियल सोइल, यानी कि जो एलुवियल सोइल है, जो बीच यानी कि पहले से एलुवियल सोइल थी, अब जो यानी कि पुरानी हो चुकी है उस पर यानी कि अच्छे से पैदा हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये। सम स्टेट्स अगर बात करें, जैसे यानी कि बिहार है, ठीक है, उसमें यानी कि मेज अच्छे तरीके से ग्रोन की जाती है, ठीक है। इज अ ग्रोन इन द रबी सीजन, यानी कि उसमें रबी सीजन में यानी कि उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये। और इज यूज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स सच एज, यानी कि मतलब बहुत से लोग अब क्या कर रहे हैं, मतलब इसके क्या बोलते हैं, मेज के हाई यील्ड वैरायटीज जो यानी कि सीड्स हैं उनको यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, इरिगेशन को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करता है इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मेज, यानी कि मेज का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो मेजर यानी कि मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें देखा जाए तो यानी कि हमारा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यानी कि ये सब देखने को मिलते हैं। बात करें दालों की, मतलब पल्सेज हमारी, उसमें हमारा क्या है, एक मिनट। तो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, यानी कि ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा यानी कि पल्स को प्रोड्यूस भी करता है और उससे ज्यादा यानी कि कंज्यूम भी करता है, उतना यानी कि कंज्यूम भी करता है, सबसे ज्यादा पैदा भी करता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, क्योंकि खाने वाली जनसंख्या ज्यादा है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन, यानी कि अगर देखा जाए वेजिटेशन में, अगर देखा जाए तो ये मेजर यानी कि मेजर प्रोटीन के यानी कि सोर्स है। मेजर पल्सेस जो है डेट आर ग्रोन इन इंडिया, अगर देखा जाए तो उसमें यानी कि पल्सेस जो यानी कि पैदा की जाती है हमारे यहाँ, जो उसमें यानी कि अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर एंड यानी कि मटर की दाल है, ठीक है। ये सभी यानी कि पैदा की जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि मेजर एरिया कहाँ पर, यानी कि मतलब दालें कहाँ पैदा होती हैं, माइनर एरिया कहाँ पर रहती हैं। सो ये जो यानी कि डार्क मतलब यानी कि मतलब रेड को यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, महरून कलर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो यानी कि हमारा किसको मेंशन कर रहा है, मतलब जहाँ पर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हमारी पल्सेस पैदा की जाती हैं। और यानी कि जो हल्का है तो वो यानी कि माइनर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो ये समझ लेना, एक बार देख लेना। बहुत सी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए हमारे द्वारा कि इनकी पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन। बहुत यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि पल्सेस क्या खरीफ सीजन में पैदा की जाती है? मैं कहता हूँ कि हाँ, कुछ ऐसी पल्सेस हैं जिनको किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मूंग और उड़द जो है वो यानी कि खरीफ के दौरान ही यानी कि पैदा किया जाती है, ठीक है। पल्सेस नीड टू लेस मॉइस्चर, जो पल्सेस हैं उनको यानी कि बहुत ही कम मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, इवन इन द ड्राई कंडीशन, यानी कि सूखा से परिपूर्ण व्यवस्था में, कंडीशन मतलब पूरी व्यवस्था में, ठीक है। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेगुमिनस होने के कारण ये जो यानी फसल है, ऑल दिस क्रॉप्स, ये जो फसलें हैं, एक्सेप्ट अगर कर दें उसमें से अरहर को, जो हेल्प करती है रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ द बाई द फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन को फिक्स करने के कारण, ठीक है, ये फर्टिलिटी को यानी कि बढ़ाती है, रिस्टोर करती है दोबारा से, ठीक है, फ्रॉम द एयर। देयरफॉर दीज आर द मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन, यानी कि रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यानी कि अदर क्रॉप्स के रोटेशन के द्वारा इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को यानी कि पैदा किया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर देखा जाए इंडिया के अंतर्गत तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका देखने को मिलते हैं। मैंने जैसे पहले यानी कि मेजर और माइनर केस को के अंदर यानी कि भारत को दिखाया, उसको देख सकते हो। बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन यानी कि ग्रेन्स, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो यानी कि मतलब जिसमें ग्रेन नहीं होता, ठीक है, ग्रेन मतलब बीज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसे यानी कि खाने के तौर पर यानी कि उस फसलों को यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, खीर में हम लोग स्वीट्स बढ़ाने मतलब मीठापन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शक्कर को डालते हैं। शक्कर कहाँ से आया? शक्कर हमारे शुगर केन के रस से आया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल जो शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल यानी कि क्रॉप्स है। मतलब हमारा जो यानी कि जो शुगर केन है वो ट्रॉपिक यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन में तो पैदा होता ही होता है। उसके बाद यानी कि उससे बढ़कर ऊपर की तरफ, जिससे हमारा टेम्परेचर और थोड़ा डिक्रीज होगा, ठीक है, उन क्षेत्रों में भी पैदा होता है, जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्रीज इन द एनुअल रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कि हमारा जो शुगर कैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर यानी कि ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, टेम्परेचर कितने से कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तीसरी बात, जो रेनफॉल होना चाहिए 75 से यानी कि कम तो होना नहीं चाहिए, और लगभग 100 सेंटीमीटर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ द लो रेनफॉल, यानी कि जो इरिगेशन है यानी कि जो लो रेनफॉल है उसमें यानी कि इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब जरूरत पड़ती है उन रीजन में जहाँ पर यानी कि बारिश कम होती है, ठीक है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ ऑफ द सॉइल्स, यानी कि बहुत सारी सॉइल की जो वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग यानी इसको ग्रो किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो शुगर केन की यानी कि फसल खड़ी है, क्रॉप्स कैसे पैदा की जाती है आप देख सकते हो, एक प्लांट की तरह फॉर्म में होती है, ठीक है। ओके, यह नीड करती है मैनुअल लेबर्स, यानी कि यहाँ पर लोगों की जरूरत पड़ती है इसको शो करने के लिए। ढेर सारा गन्ना बोया जाता है तो मतलब एक आदमी बो नहीं सकता। हार्वेस्टिंग के समय पर भी यानी कि जरूरत पड़ती है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, उसके बाद में हम इंडिया वाले आते हैं, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द शुगर, यानी कि शुगर के लिए यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये मेन सोर्स यही है। दूसरी बात, हम जो जैगरी मतलब यानी कि जो गुड़ बनाते हैं, गुड़, ठीक है, वो भी इसी से बनाई थी। खंडसेरी ये भी इसी से बनता है। एंड यानी कि मोलेसेस मतलब जो भी हम लोग यानी कि दारू वगैरह में या मतलब जो मदिरा पान जो है उसके लिए यानी कि जो मोलेसेस किया जाता है उस कंडीशन को यानी मतलब किंडवन विधि जो है उसको भी यानी कि शुगर के रस से ही बनाया जाता है, ठीक है। ओके, शुगर कैन या शुगर के रस से, ठीक है। मेजर शुगर कैन जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें अगर बात करें, एक मिनट, तो वो हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सभी आते हैं जहां पर हमारा गन्ना पैदा होता है। ऑयल सीड्स की बात करें तो 2008 के अनुसार इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यानी कि ग्राउंड नट का इन द वर्ल्ड में, ठीक है, आफ्टर चाइना के। इन रेप सीड्स प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर, यानी कि अगर बात करें किसमें, रेप सीड्स में, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंतर्गत आफ्टर यानी कि कनाडा एंड चाइना 2008 के अनुसार, ठीक है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन, कवर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल यानी कि क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड्स अगर बात करें जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया के अंतर्गत आर द यानी कि ग्राउंडनट है, उसमें से मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसामम है, ठीक है, सोयाबीन है, और यानी कि कैस्टर है, कैस्टर सीड्स है, कॉटन सीड्स हैं, ये सभी यानी कि यहाँ पर इनको यूज किया जाता है। लिनसीड एंड द सनफ्लावर जो है यानी कि सूरजमुखी का जो वृक्ष है उसको, उससे भी यानी कि ऑयल निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ दीज जो क्या है भक्षणीय मतलब खाने योग्य मतलब फसलें हैं। इसमें क्या करते हैं, इनको यूज करने के बाद इनके जो सीड्स मतलब यानी कि जो छुच्छ होता है मतलब जैसे सोक्ता की तरह फॉर्म में, मतलब उससे तेल निकालने के बाद उसके जो वेस्ट होता है उसको भी लोग खाने के यूज में कैसे, जैसे सोयाबीन की बात करें तेल निकालने के बाद लोग उसे सब्जी बनाकर खा लेते हैं। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and the ointments. ग्राउंडनट की बात करें तो क्या है, खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। एंड द कोकोनट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन किया प्रोड्यूस्ड इन द, यानी कि लगभग देखा जाए तो मेजर ऑयल सीड्स है, ठीक है, और हमारी कंट्री में पैदा किया जाता है, ठीक है। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट, यानी कि ग्राउंडनट में अगर देखा जाए तो यानी कि सबसे ज्यादा यानी कि प्रोड्यूस क्या करता है यानी कि ग्राउंडनट को। दूसरे नंबर पर आता है हमारा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, उसके बाद में आता है, ठीक है, इन 2012 के अनुसार। लिनसीड जो है एंड द मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। सेसमम इज द खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है, इन द नॉर्थ इंडिया में, एक मिनट, नॉर्थ एंड द रबी क्रॉप्स इन द साउथ इंडिया में, यानी कि जो हमारा यानी कि सेसामम है वो खरीफ में गिना जाता है और यानी कि खरीफ क्रॉप में आता है नॉर्थ इंडिया में। और दूसरी बात रबी क्रॉप में गिना जाता है कहाँ पर, यानी कि साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड जो है वो ग्रोन किए जाते हैं कहाँ पर, बोथ यानी कि रबी एंड खरीफ में, मतलब जो कैस्टर हैं वो दोनों ही प्रकार की यानी कि एक फसल है जिसको यानी कि रबी और खरीफ में यानी कि रीजन वाइज यानी कि उसे पैदा किया जाता है। बात करते हैं टी की। टी कल्टीवेशन इज ए एग्जांपल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि मैंने तुम्हें बताया था प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग पौधों को लगाते हैं, बाद में उसकी रक्षा पाली करने के बाद यानी कि उससे हमें या तो पत्तियां मिलती हैं फल मिलते हैं। केले की बात करें तो क्या मिलता है, फल मिलता है। टी की बात करें या कॉफी की बात करें तो हमें क्या मिलता है, हमें उससे उसकी पत्तियां मिलती हैं। Tea cultivation is an example of the plantation agriculture. It is also important beverage crops introduced in India initially by the British
कहने का मतलब ये ब्रिटिश के द्वारा एक किस्म से शो की मतलब यानी कि इंट्रोड्यूस की गई हमारे इंडिया के अंदर। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ऑन्ड बाय द इंडियंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांटेशन जो क्रॉप्स हैं वो यानी कि इंडियन के द्वारा की जाती हैं। टी प्लांट्स ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स endowed with a deep and the fertile well drained soil rich in the humus and the organic matters। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो टी प्लांटेशन है, ठीक है, जो टी प्लांटेशन उसको ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल एरियाज में, और यानी कि जो हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज यानी क्लाइमेट जो देखने को मिलती है उसमें पैदा किया जाता है, ठीक है। और डीप फर्टाइल जहाँ पर जगह होती है वहाँ पर देखने को मिलता है। ड्रेंड सोइल यानी कि जहाँ पर देखने को मिलती है वहाँ होता है। रिच किसमें रिच होती है? रिच इन द ह्यूमस में एंड द ऑर्गेनिक मैटर्स के अंतर्गत। टी बुशेस रिक्वायर उनको जरूरत पड़ती है वार्म एंड द मोस्ट यानी कि फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। ऑल थ्रू द ईयर पूरे साल जरूरत पड़ती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट सोवर्स यानी कि उनको मतलब यानी कि हल्के हल्के फव्वारे की जरूरत पड़ती है उनको पानी के लिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर यानी कि पूरे साल उनको जरूरत पड़ती है। और इंश्योर यानी कि कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, और इन पत्तियों की यानी कि ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें, यानी कि पानी को लगाना मतलब सोवर फॉर्म में, और इनकी पत्तियों को यानी कि आगे तोड़ना जो भी है, ठीक है। टी इज द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। देखो टी में जब यानी कि टी की जो पत्तियां तोड़ेंगे हम लोग क्या क्या करेंगे, एक आदमी तो सबको तोड़ नहीं लेगा, तो इसके लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए इसे यूज किया जाता है। इट रिक्वायर्स अबुंडेंट, एक मिनट, अबुंडेंट चीप एंड द स्किल लेबर, यानी कि ज्यादा मात्रा में यानी कि लेबर की जरूरत पड़ती है। और स्किल मतलब उसकी योग्यता हो कैसे तोड़ना है, मतलब पूरे पेड़ को ध्वस्त नहीं करना है, मतलब पत्तियां पत्तियां तोड़ना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, ग्राउंड नट हाथ में लिए हुए है, मतलब मूंगफलियां हाथ में लिए हुए है, और उसकी उसी के खेत में बैठा हुआ है। उसके बाद हमारा सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी की पेड़ की खेती देखो हो रही है। इसमें ये सूरजमुखी के अंदर ये जो सूरजमुखी का फूल होता है उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, उन बीज के द्वारा तेल निकाला जाता है और वेस्ट को यानी कि और वर्क के लिए आगे भेज दिया जाता है। मस्टर्ड की बात करें, ये व्यक्ति जो खड़ा है किसमें, एक मस्टर्ड मतलब लाही या मतलब सरसों के खेत में खड़ा है। उसमें क्या होता है, छोटी छोटी यानी कि उसकी एक क्या बोले मतलब फल टाइप में यानी कि एक इसकी वो आती है जिसके अंदर दाने होते हैं। उन दानों को मतलब जो मस्टर्ड जो यानी कि सीड्स होते हैं उनको यानी कि कोल्हू में, कोल्हू जो होता है ना मशीन होती है, मतलब उसमें यानी कि उसको उसका तेल निकालने के बाद मतलब उस सीड्स को यानी कि जो सीड्स का जो वेस्ट होता है उसे जानवरों के लिए या मतलब आगे पर्पज और किसी पर्पज के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है, जानवरों को खाने के लिए। और तेल को हम लोग यूज कर लेते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, जिससे हम लोग पूरी पकवान या मतलब हमारे दैनिक चार में रोज सब्जियों में यूज करने वाला तेल यूज किया जाता है, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, बछड़ी तेल, ठीक है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो टी है उसे प्रोड्यूस किया जाता है विद इन टी गार्डन, यानी कि टी गार्डन में उसे यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेजर टी प्रोड्यूसिंग अगर स्टेट्स की बात करें तो असम है, असम की जितनी भी हिल है, दार्जिलिंग एंड यानी कि जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु के अंतर्गत और केरला के अंतर्गत ये सभी ये देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द दीज यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी यानी उत्तराखंड, मेघालय, यानी कि आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, ठीक है, आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इसमें भी यानी कि हमारी टी देखने को मिलती है। समझ गए मेरी बात। इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर मैं बात करूं 2008 के अनुसार अगर देखा जाए तो इंडिया जो है एक थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टी का, किसके बाद, चाइना के बाद और टर्की के बाद। बात करते हैं कॉफी की। 2008 के अनुसार जो यानी कि प्रोड्यूस किया गया लगभग 3.2% ऑफ द यानी कि वर्ल्ड की जो कॉफी थी प्रोडक्शन किया गया इंडिया के अंदर का, ठीक है। वो जिसमें यानी कि इंडियन कॉफी जो है जानी जाती है किसके कारण, अपनी वर्ल्ड में एक गुड क्वालिटी के कारण, अच्छी यानी कि गुणवत्ता के कारण। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम द यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यानी कि अरेबिका से यानी कि एक वेराइटी लाई गई इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में, उसे ब्रॉड फ्रॉम द यानी कि ब्रॉड से यानी यमन से लाया गया और उसको प्रोड्यूस किया गया कंट्री के अंतर्गत, ठीक है। दिस वेराइटी इज ग्रेट डिमांड, यानी कि जो वेराइटी थी बहुत ज्यादा डिमांड में थी ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द बाबा बुडान हिल्स एंड द इवन टुडे कल्टिवेशन इज कन्फाइंड इन द नीलगिरी इन द कर्नाटका के अंदर इसे यानी कि अगर कहा जाए तो मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए हमारी कंट्री में बाबा बुडान हिल्स में यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया, फिर बाद में से इसका कल्टीवेशन किया गया नीलगिरी जो यानी कि कर्नाटका के अंदर, केरला, तमिलनाडु, उसमें सब में देखा गया और इसका प्रोडक्शन किया गया।
बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। 2008 के अनुसार यानी कि इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका, फ्रूट्स का एंड द वेजिटेबल्स का इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना के बाद में, ठीक है। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ जो इंडिया है प्रोड्यूसर ऑफ द ट्रॉपिक, यानी कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें यानी कि पैदा होती हैं, मैं बात करता हूँ, ठीक है। ट्रॉपिकल एज वेल एज हाँ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स, यानी कि उसमें हमारे क्या देखने को मिलता है, हमें टेम्परेट फ्रूट्स यानी कि हमें ट्रॉपिकल फ्रूट्स तो देखने को मिलते हैं, टेम्परेट फ्रूट्स भी यानी कि देखने को, सॉरी ट्रॉपिकल तो फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ हमें टेम्परेट फ्रूट्स भी यानी कि देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, मैंगोज यानी कि जो आम है इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ये सभी इन चीज़ों में यानी कि हमें यानी कि मैंगोज देखने को मिलते हैं। ऑरेंजेस की बात करें तो यानी कि नागपुर जो यानी कि नागपुर एंड चेरापूंजी जो चेरापूंजी जो मेघालय का पार्ट है उसमें, बनाना जो है केरला के अंदर, मिजोरम एंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है, इन सभी में यानी कि हमें ऑरेंज देखने को मिलते हैं। बात करें लीची की एंड गोवा की तो उत्तर प्रदेश एंड यानी कि बिहार में यानी कि देखने को मिलता है। और पाइनएप्पल की बात करें तो मेघालय के अंतर्गत। ग्रेप्स की बात करें तो यानी कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। एप्पल्स की बात करें और पियर की बात करें एंड एप्रीकोट्स की बात करें एंड वॉलनट्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इसके लिए फेमस है, हिमाचल प्रदेश फेमस है। आर इन द ग्रेट डिमांड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सभी यानी कि जितने भी मैं फलों के नाम बता रहा हूँ ये सभी वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इनकी डिमांड है। ये देख लो, आप देख सकते हो एप्रीकोट्स, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारा एप्पल की यानी कि यहाँ पर यानी कि उसका मतलब उसकी फसल को क्रॉप हो गया, मतलब जो उसकी क्रॉप है उसको यानी कि लोग यानी कि क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं किस्म से, उसमें से एप्पल निकाल रहे हैं, फिर आगे क्या ले जाएंगे, इसे मंडी में ले जाएंगे, इसे सेल कर देंगे, ठीक है। पोमग्रेनेट हमारा जो अनार है उसके लिए इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया जो हमारा है वो 13% जो भारत वर्ल्ड का यानी कि वेजिटेबल्स को यानी कि प्रोड्यूस करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा कि प्रोड्यूसर ऑफ द पी एंड द कलीफ्लावर या ऑनियन, कैबेज एंड द टोमेटो, ब्रिंजल्स, पोटैटो, ये सभी भारत के अंदर पैदा होते हैं। अगर किसी ने इमेज नहीं देखी कैसा पी होता है तो ये देख सकते हैं, पी की यानी कि इमेज है जहाँ पर खेती में होते हैं। उसके बाद हमारा जो यानी कि बात करें पी की सॉरी यानी कि कलीफ्लावर की, ये इस तरीके से होती है। उसके बाद हमारा टोमेटो, उसके बाद हमारा ब्रिंजल, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करते हैं नॉन फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप्स जो फूड के लिए नहीं पैदा की जाती, कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, जो हमारी मतलब हमारे संसाधनों में यूज किए जाते हैं उसके, यानी कि जैसे बात करूँ मैं, जैसे ट्रैक्टर है तो उसके टायर बनाने में, और यानी कि बहुत सारी ऐसे जो कपड़े हैं जिसको हम लोग पहनने के लिए यूज करते हैं, सभी यानी कि इन फसलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो उसमें पहले आता है रबर का। तो रबर क्या है, एक यानी कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है। और यानी कि स्पेशल यानी कि इसके लिए अगर देखा जाए किसकी स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत आती है, इट इज आल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट और यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पैदा किए जाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि इसको जरूरत पड़ती है किसकी, मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है विद द रेनफॉल, जिसमें यानी कि रेनफॉल होनी चाहिए 200 से लगभग 200 यानी कि इस मोर देन 200 यानी कि 200 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 200 से ऊपर तक यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, तब दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर जो होना चाहिए लगभग 25 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, यानी कि रबर जो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज मेनली ग्रोन इन द केरला, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स एंड मेघालय, जो मेघालय की गारो हिल्स उसमें भी देखने को मिलते हैं। 2000 अगर बात करें 2010 और 11 के अनुसार तो इंडिया का जो 4th रैंक था अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर के अंतर्गत, ठीक है। तो नेचुरल रबर के अंतर्गत भारत का यानी कि 4था स्थान था वर्ल्ड में, तो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये डाटा दे रखा है, इसको आप देख सकते हो 2010 और 11 के अनुसार कहाँ का कितना कितना परसेंटेज यानी कि यूज किया जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 9.2% यानी कि टायर जो यानी कि रबर का यूज किया गया साइकिल टायर्स में यानी कि ट्यूब्स में। उसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हो केमल यानी कि ब्लैक कैसे कैसे यूज किया जा रहा है उसको देख सकते हो। फाइबर क्रॉप्स की बात करूँ तो उसमें यानी कि कॉटन, जूट्स एंड द हेम्स, द नेचुरल सिल्क्स आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, यानी कि ये सभी इंडिया के अंदर ग्रोन किए जाते हैं, मतलब पैदा किए जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये द फर्स्ट थ्री आर ड्राइव फ्रॉम द क्रॉप्स, यानी कि 3 की अगर मैं बात करूँ कॉटन, जूट एंड द हेम्स, ये यानी कि कहाँ से, यानी कि क्रॉप से हमें मिल रहे हैं, मतलब फसल से पैदा करने पर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। लेटर अगर बात करें ऑप्टेन फ्रॉम द यानी कि कोकून्स
ऑफ द सिल्क वॉर्म्स, यानी कि जो सिल्क वॉर्म यानी जिस पर फीड करता है उससे मिलता है। मतलब मैं इसकी इमेज तो मुझे मिल नहीं पाई, मतलब वरना मैं दिखाता तुम्हें, ठीक है। सो एक किस्म से मतलब एक आप घर में देखते हो कि मकड़ी का जाला, तो जब मकड़ी का जाला बहुत घना होता है, कुछ उस फॉर्म में होता है येलो कलर का, यानी कि होता है, मकड़ी के जाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेशम वाले कीड़े की बात कर रहा हूँ, तो वो उससे निकाला जाता है, ठीक है। रेनिंग ऑफ द सिल्क यानी कि क्या करता है वो सिल्क, यानी कि जो रेयरिंग ऑफ द सिल्क बॉम्ब फॉर द, यानी कि इसी के ऊपर रेयर करता है वो सिल्क बॉम्ब, एंड प्रोड्यूस करता है सिल्क फाइबर, यानी कि सिल्क फाइबर को यानी कि प्रोड्यूस करता है, इज नोन एज द सेरिकल्चर, और इसी के कारण से सेरिकल्चर की फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। ओके, कॉटन की बात करते हैं। कॉटन इंडिया इज बिलीव डेट द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर यानी कि ओरिजिनल प्लांट जो है, किसका मतलब पहला जो प्लांट था, मतलब यानी कि जहाँ जिससे कॉटन बनाया गया, वो इंडिया के अंदर ही यानी कि देखने को मिला और है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल, यानी कि कॉटन जो है एक मेन रॉ मटेरियल है, किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। 2008 के अनुसार इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना, ठीक है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक, यानी कि जो कॉटन है उससे, यानी कि जो अगर मैं बात करूं जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें, और यानी कि ड्रायर पार्ट्स जो यानी कि इंडिया का है उसमें पैदा होती है, ठीक है। कॉटन सोइल जो है अधिकतर यानी कि मतलब कॉटन जो है यानी कि वो सोइल जो डेकन प्लेट्यू या मतलब राजस्थान या हरियाणा का जो पार्ट्स है उसमें, यानी कि आप गुजरात का जो पार्ट्स है उसमें देखने को मिलेगा आपको, यानी कि इसका कल्टीवेशन, पहली बात तो ये। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, से ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, एंड लाइट रेनफॉल, हल्की रेनफॉल से जरूरत पड़ती है। इरिगेशन मतलब और इरिगेशन की जरूरत भी पड़ती है, 210 के अराउंड, यानी कि फ्रॉस्ट फ्री डेज, एंड ब्राइट सन, यानी कि ज़्यादा सन साइन की जरूरत पड़ती है फॉर द इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप्स, यानी कि क्या है, खरीफ की क्रॉप है, एंड रिक्वायर्स, लगभग इसको जरूरत पड़ती है 6 से 8 मंथ, यानी कि मेच्योर होने में, मतलब पकने में, ठीक है। मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर बात करी जाए तो उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में यानी कि ये पैदा की जाती है। जूट की बात करें तो यानी कि इट इज आल्सो नॉन एज ए गोल्डन फाइबर, यानी कि इसे स्वर्ण मतलब यानी कि सुनहरा यानी कि फाइबर के नाम से जाना जाता है, रेशा यानी कि सुनहरा रेशे के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, जूट जो है ग्रोन किया जाता है ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स where uh, where the soil are renewed every year, यानी कि जहाँ पर यानी कि सोइल को हर साल यानी कि रिन्यूड हो जाती है, दोबारा से नई हो जाती है, वहाँ पर यानी कि ये तैयार किया जाता है। वहाँ पर हाई यानी कि एलुवियम होती होगी, हाई टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। इन द इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ, जब इसका यानी कि ग्रोथ होती है तो उसके समय पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर बात करूँ कहाँ पर पैदा किया जाता है तो वेस्ट बंगाल एंड बिहार, असम का जो उड़ीसा मेघालय का रीजन है उसमें देखने को मिलता है, आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये सभी स्टेट्स क्या है जहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पैदा किया जाता है, पहली बात तो ये। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, यानी कि मतलब इसे गनी बैग्स यूज करने में, मैट्स चटाई बनाने में, रॉफ्स बनाने में, या धागा बनाने में, कारपेट बनाने में, ठीक है, इसे यूज किया जाता है। अदर एयर आर्ट फैक्ट्स, यानी कि और भी इसे यानी कि इसके यूज हैं। ड्यू टू हाई कॉस्ट, इसकी ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण इट लूज मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड द पैकिंग मटेरियल्स पार्टिकुलरली द नायलॉन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसका कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा लगता है, मतलब प्रोड्यूस करने में ज़्यादा समय लगता है, तो लोग उसके हिसाब से इसे ज़्यादा बेचते हैं। इसका ज़्यादा यानी कि कॉस्ट होने के कारण इसे यानी कि इसे हारना पड़ जाता है सिंथेटिक फाइबर के आगे, जिसको यानी कि अगर देखा जाए जिसमें नायलॉन होता है, ठीक है, नायलॉन के से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, सो ये वहाँ पर हार जाता है। लेकिन अगर देखा जाए प्राकृतिक से फ्रेंडली है ये, वो प्राकृतिक फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, मतलब, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है। इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो है यानी कि इंडिया के अंदर उसे यानी कि प्रैक्टिस किया जाता है फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, लगभग हजारों साल से, ठीक है। Sustained use of land without the compatible techno-institutional change have been hindered the pace of the agriculture developments. In spite of the developments of the sugarcane's irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depends upon the monsoon and the natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing plantation, this poses a serious challenge agriculture, which provides the livelihoods more than 60% of the
populations need to the serious technical and एक मिनट एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, तो अगर जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने यानी कि बहुत सारी चीज़ें यानी कि देख रखी हैं, प्रीवियस पेजेस में हमने बात कर रखी है कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया के अंदर लगभग 1000 ईयर से यानी कि प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। फिर भी हम लोग यानी कि अपनी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हमने क्या किया, हमारी सभी यानी कि हमारी एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे सोर्स एंड इरीगेशन जो यानी कि फैसिलिटीज है उसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। फार्मर्स हैं जो यानी कि लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री जो यानी कि डिपेंड है किसके ऊपर, मानसून के अंदर डिपेंड थे। लेकिन यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने क्या बनाया, मतलब पंप बनाया। पंप के द्वारा हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा खेत को सींचा। लगभग यानी कि टेक्नोलॉजी ने हमें क्या कर दिया, 60% जो यानी कि लोगों को यानी कि पॉपुलेशन को एक किस्म से एक साधन दे दिया, उसको जॉब मिल गई। अब देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा है। पहले आदमी क्या करता था, खुद से बोता था। अब क्या है, इसमें सामान यानी कि अपना सीड्स डाल दिया, उसके बाद बो रहा है। उसे बोना का मतलब यानी कि सो कर रहा है, ठीक है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं जो यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया गया है। किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा था। ओके, द कलेक्टिव द कलेक्टिवाइजेशन consolidations of the holding corporations and abolitions of the जमींदारी etc। कहने का मतलब जमींदारी का एवोल्यूशन होने के कारण were given the proper priority to bring about the institutional reforms in the country after the independence। Land reforms was the main focus of our first 5 year। कहने का मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स आया, एक मेन फोकस किया गया उसमें, यानी कि हमारे 5 ईयर प्लान्स में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में। The right to inheritance had already led to the fragmentations of the land holding, necessitating consolidations of the holdings। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर है the laws of the lands reform were made enacted but the laws of the implementation was lacking our lukewarms. The government of India embark upon the इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंप्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने यानी कि बहुत सारे यानी कि इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर यानी कि रिफॉर्म्स को, ठीक है। जिससे हुआ क्या, हमारे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। इन द लगभग यानी कि 1960 से 1970 तक, ठीक है। द ग्रीन रिवोल्यूशन को यानी कि दिखाया गया, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि ये सभी मतलब इन सभी चीज़ों को इनिशिएट किया गया इम्प्रूव करने के लिए, जो हमें हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की यानी कि जो भी दशाएं हैं उसको सुधारने में। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशंस ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ ये सभी चीज़ें क्या हुई, बहुत ही देर में आई, ठीक है, कंसंट्रेशन। लेकिन बाद में हुआ क्या, डेवलपमेंट देखने को मिलता है कुछ एरियाज में, ठीक है। देयरफॉर इन लगभग 1980 में 1980 एंड यानी कि 1990 में एक कंप्रेसिव लैंड डेवलपमेंट से यानी कि प्रोग्राम चलाया गया, इनिशिएट किया गया, विच इंक्लूड करता है बोथ द इंस्टीट्यूशनल एंड द टेक्निकल रिफॉर्म्स को। प्रोविजंस फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द drought, flood, cyclones, fire and the diseases, establishments of the Grameen banks, cooperative societies and societies and the banks for the providing the loan facilities to the farmers of the lower rates of the interest were some of the important steps in the direction। in this direction कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग सफ़र कर रहे थे बहुत चीज़ों से। मतलब अगर उनके पास यानी कि ज़मीन है, ठीक है, तो ज़्यादा मनी नहीं है उनके पास, तो मनी को कैसे उनके पास लाया जाए, तो इसके लिए बहुत सारी बैंक बनाई गई, कोऑपरेटिव बैंक बनाई गई, ठीक है, सोसाइटी बैंक बनाई गई। इन सभी बैंक को यानी कि स्टेब्लिश किया गया इनकी मदद करने के लिए। बहुत सारे कार्ड्स बनाए गए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई, ठीक है, और सम ऑफ द अदर यानी कि स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इन इंडिया के अंतर्गत। और यानी कि इससे क्या हुआ, फार्मर्स को बेनिफिट्स मिला। मोरओवर अगर देखा जाए स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में इन सभी को मदद मिलता है, ठीक है।
प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो टेलीविजन। ये सभी प्रोग्राम्स हैं उनको यानी कि टेलीकास्ट कराया गया, मतलब उनको यानी कि रेडियो के ऊपर यानी कि चलाया गया, लोगों को अवेयरनेस फैलाई गई। गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस, यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मतलब एमएसपी यानी कि भी, यानी कि उसने यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिन्यूमरेटिव एंड procurement price for the important crops to check the exploitation of the farmers and the speculators and the middlemen। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, उसके बीच में मिडलमैन ना आए, वो अपनी फसलों को अच्छे से बेच पाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए उसने एमएसपी और यानी कि मैंने जो बताया यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस भी यानी कि उसने जनरेट की है। यानी कि ये यहाँ पर दे रखा है, एक मिनट, हाँ, भूदान एंड द ग्रामदान, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, मैं इसको नहीं पढ़ने को बैठूंगा, ठीक है। मैं आता हूँ दोबारा से अगले पेज पर। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड द एम्प्लॉयमेंट्स एंड आउटपुट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, किसके लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड कितना उसका आउटपुट है, ठीक है। इसको सबको लेकर चलेंगे। एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन, यानी कि एग्रीकल्चर क्या है, एक बैकबोन मतलब एक रीढ़ की हड्डी है, किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। दो इट्स शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कहने का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना यानी कि शेयर किस में करता है, हमारी जीडीपी को बढ़ाने में, ठीक है। हैज रजिस्टर्ड डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 से ऑनवर्ड्स, उसके आगे तरफ की तरफ। इन 2010 एंड 11 about 52% of the total works force was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population independent on the agriculture for the sustenance, the declining shares of the agriculture। कहने का मतलब जैसे जैसे एग्रीकल्चर के जो शेयर्स हैं वो यानी कि डिक्लाइन कर रहे हैं इन द यानी कि जीडीपी में। इट मैटर्स, यानी कि एग्रीकल्चर का कितना शेयर है उसके अंदर, ये सभी अगर डिक्लाइन करेगा तो ये क्या करेगा, एक सीरियस कंसर्न हो जाएगा किसको डिक्लाइन करने में, हमारा यानी कि जो स्टेग्नेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो डिक्लाइन करेगा बड़े स्तर पर जाकर, और उससे हमारी इकोनॉमी जो होगी उस पर फर्क पड़ेगा। तो इससे ये होगा हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ यानी कि एक मतलब मिसमैच या डिसबैलेंस देखने को मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, कहने का मतलब ICAR एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज, यानी कि बहुत सारी यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलाई गई, ठीक है, और उसी के दौरान यानी कि वेटरनरी सर्विसेज भी चलाई गई, जिसको यानी कि मदद मिलेगी एनिमल ब्रीडिंग में। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोले गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट यानी कि जगह यानी कि मतलब जगहों को यानी कि और भी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। रिसर्च एंड द डेवलपमेंट में आगे लोग बढ़कर आए, ठीक है। मेटीरियोलॉजी एंड द वेदर फोरकास्ट में भी आगे बढ़कर आए, ठीक है। ये सभी क्या है, वर गिवन द प्रायोरिटी फॉर द इंप्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर। ये सभी चीजें क्या कर रही थी, इंडियन के एग्रीकल्चर को यानी कि बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी इंप्रूविंग द यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कहने का मतलब इंप्रूव करने की एक बात कही गई। वाज आल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द सेम, यानी कि ये सभी चीजें मानी जा रही थी किसके लिए, इसको माना जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। एक हमारा ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट वो इज इंक्रीज ओवर द ईयर्स, यानी कि साल बाय साल के अनुसार यानी कि इंक्रीज कर रही है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि देखने को मिलता है इसने ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जितनी हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए उतनी यानी कि जनरेट नहीं की है हमारी कंट्री के लोगों के लिए। द ग्रोथ इन एक मिनट, द ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर डिक्लेरेटिंग which is in the alarming situations today Indian farmers were facing a big challenge, यानी कि जो हमारे भारतीय किसान हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है उनको, फ्रॉम किससे, इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि इंटरनेशनल की जो कंपटीशन उसके अंतर्गत आवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू अहेड with reducing the public investments in the agriculture sectors, particularly in the irrigation में, ठीक है, power, rural and roads and the markets के अंतर्गत, यानी कि उनका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे सब्सिडी एंड फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस। मोर ओवर अगर देखा जाए तो रिडक्शन इन द यानी कि इंपोर्ट्स एंड द ड्यूटीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड यानी कि प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड
हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू द एग्रीकल्चर इन द कंट्री। फार्मर्स आर द विड्रॉइंग, यानी कि जो फार्मर्स है उनको विड्रॉ किया गया किससे, देयर इन्वेस्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर कॉजिंग डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट्स इन एग्रीकल्चर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो फार्मर्स हैं वो विड्रॉ कर रहे थे किससे, अपना इन्वेस्ट करने से, कि एग्रीकल्चर यानी कि जो जिससे उनका एग्रीकल्चर नीचे गिरता हुआ जा रहा था, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, मतलब एम्प्लॉयमेंट यानी कि ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी लोगों को। फूड सिक्योरिटी की बात करें क्या है आखिरकार, फूड सिक्योरिटी का मतलब, फूड मतलब क्या चीज़ें हैं, मतलब वो चीज़ें जिनको यानी खाने यूज किया जाता है उनको सिक्योरिटी कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। यू हैव नो डेट फूड इज ए बेसिक नीड्स एवरी सिटीजन, यानी कि जो यानी कि मतलब फूड की अगर बात करें तो मतलब एक सोर्स, एक ऐसा एक जिससे हम लोगों में एनर्जी आती है, तो वो बहुत ही यानी कि जरूरी है, बहुत ही मतलब बेसिक नीड है हमारी, हर एक सिटीजन के लिए किसी भी कंट्री का हो, ठीक है। शुड हैव एक्सेस टू फूड, उसकी यानी कि एक्सेस होनी चाहिए फूड तक, ठीक है, विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल, जिसको यानी जिससे उसको क्या मिलता है, अरे कम से कम एक न्यूट्रिशन लेवल मिल जाता है उसकी बॉडी को। इफ एनी सेगमेंट्स ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, या यदि अगर किसी पॉपुलेशन में अगर देखा जाए उसका एक्सेस नहीं मिलता है, डेट सेगमेंट सफर फ्रॉम द लैक ऑफ द फूड सिक्योरिटी। इसके मतलब यानी कि उसका जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यानी कि वो सफर कर रहा है किससे, लैक ऑफ द यानी कि फूड सिक्योरिटी से। द नंबर ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिसप्रोपोर्शनेटली, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि नंबर ऑफ द पीपल्स हैं जिनके पास यानी कि फूड सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलता है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डिसप्रोपोर्शनलिटी लार्ज इन द रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर है वो, ठीक है। पार्टिकुलरली इन द इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स, यानी कि ये अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है, डिसप्रोपोर्शनेटली कहाँ देखने को मिलता है, वो क्षेत्र जहाँ पर यानी कि हमारी इकोनॉमी कम स्तर पर डेवलप है, ठीक है, वो रीजन जहाँ पर यानी कि लोग इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड हैं, ठीक है। स्टेट्स विद हाइयर इंसिडेंस, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि पॉवर्टी के हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंस देखने को मिलते हैं। द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री are more prone to the natural disasters and the uncertain food supplies. In order to ensure availability of the foods, यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी को यानी कि इंश्योर करने के लिए to all the section of the society, government carefully design national food security systems। कहने का मतलब इसके कारण इंडिया ने मतलब हमारी कंट्री ने बहुत सारी यानी कि मतलब ऐसे ऐसे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स को यानी कि स्कीम को चलाया है सभी को, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट्स, यानी कि दो कंपोनेंट को कंसिडर करके चलती है। क्या, पहला है हमारा बफर स्टॉक, ठीक है, और दूसरा है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ठीक है। आगे आते हैं, जैसा कि हम जानते हैं पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज as a subsidized price in the rural and the urban areas। मतलब ये है कि जो हमारा पीडीएस है वो क्या करता है, वो हमें क्या करता है, फूड ग्रेन्स मतलब खाना, मतलब अनाज दिलाता है, इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, ठीक है, अदर इसेंशियल जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, एक सब्सिडाइज प्राइस पर, ठीक है, रूरल एंड द अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उसका यानी कि अगर देखा जाए इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो वो इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द यानी कि फूड ग्रेन्स को टू द कॉमन पीपल, यानी कि कॉमन पीपल तक पहुंच सके एट द अफोर्डेबल प्राइस, जितना यानी कि वो प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात, इट हैज एनेबल द पुअर, या इट हैज एनेबल द पुअर हैव एक्सेस टू फूड, और इसलिए वो लोगों को योग्य बनाता है कि वो फूड तक पहुंच सके, उनकी यानी कि पहुंच हो। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इन द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड ऑन द फिक्सिंग सपोर्ट प्राइस procurement of the wheat and the rice to maintain their stocks foods cooperation in India। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी को यानी कि स्टॉक में मेंटेन करके चले, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग एफसीआई बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग and the stocking the food grains whereas the distribution is ensured by the public distribution system। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी
SCI है, FCI है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रोक्योरिंग स्टॉक यानी कि फूड ग्रेन्स के लिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज इंश्योर बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ कि जो FCI है वो प्रोक्योर करके चलती है फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट्स, जो अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। द गवर्नमेंट used to provide the subsidies on the agriculture inputs such as the fertilizers, power and water. These subsidies have now reached the sustainable levels and have also led to the large scale inefficiencies इन द यूज ऑफ दीज स्कार्स इनपुट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि FCI जो है प्रोक्योर करके चलता है फूड ग्रेन्स को, कहाँ से, फार्मर से, एट द गवर्नमेंट, यानी कि वो अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ठीक है। द गवर्नमेंट है उसे यूज करती है, यानी कि यूज्ड टू प्रोवाइड द सब्सिडीज ऑन द एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट है क्या करती है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स उन पर सब्सिडी देती है कि आप अगर मान लो 1000 की मान लो मतलब NPK ले रहे हैं, तो हमसे यानी कि आपका 300 रुपये वापस यानी कि मिल जाएगा, तो मतलब 700 का हमें पड़ता है। तो सब्सिडीज मतलब 300 रुपये सब्सिडीज आ गई, तो इस तरीके की सब्सिडीज होता है, ठीक है। पावर एंड वाटर, these are the subsidies have now reached unsustainable levels, यानी कि जो पावर है मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड द वाटर, ठीक है, ये सभी यानी कि सब्सिडीज के फॉर्म में ही यूज की जाती हैं। These subsidies are now reached the unsustainable levels, have also a large scale and the insufficiencies in the use of the scarce inputs, यानी कि इनका इनपुट जो है यानी कि स्कार्स तरीके से देखने को मिल रहा है आजकल, ठीक है। एक्सेसिव imprudence use and fertilizers and the water has led to the water logging। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को यानी कि यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमें क्या देखें, फर्टिलाइजर को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें यानी कि एक स्कार्स कंडीशन खड़ी कर रहे हैं। सैलिनिटी एंड द डेप्लेटेशन ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, द हाई MSP सब्सिडाइज इन द इनपुट्स एंड द committed FCI purchase have distorted the cropping patterns, यानी कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डिस्टॉर्ट करके चल रही है, ठीक है। ये सभी आप एक बार देख लेना, BPL और APL के बारे में, सॉरी क्या आ गया, BPL और APL के बारे में एक बार देख लेना, क्योंकि मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन और APL मतलब अबव द बिलो पॉवर्टी लाइन, सॉरी अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर क्या है उसको बात कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, कोई नया फिनोमिना नहीं है। इट वाज देयर इन द टाइम्स ऑफ द कॉलोनाइजेशन, यानी कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश ने राज किया तब भी चल रहा था, ठीक है। पहली बात तो ये। इन द 19th सेंचुरी अगर बात करें, व्हेन द यूरोपियन ट्रेडर्स कम, जब कहाँ से आए, ठीक है, बाहर से आए हमारे इंडिया में, ठीक है। एट द टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उस समय तक देखा जाए तो हमारे यानी कि कंट्री का जो यानी कि मतलब जो स्पाइसेस था उसको यानी कि मतलब सेल किया जा रहा था अदर यानी कि कंट्री के अदर कंट्रीज में, ठीक है। स्पाइस मतलब मसाले वगैरह, ठीक है, ओके, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी। एंड फार्मर्स ऑफ द साउथ इंडिया, जितने भी हमारे साउथ इंडिया के जो फार्मर्स थे, वर इनकरेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप, और वो यानी कि उनको साहस मिल रहा था इन सभी क्रॉप्स को आगे मतलब और भी करने में, मतलब उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा था, सोच रहे थे और पैदा करेंगे और बिकेगा। टिल टुडे अगर बात करें, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि ये सभी आज भी अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट जो है इंडिया के बाहर भी आज भी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ द इंडिया अटैच टू द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज द एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, यानी कि होता क्या था, जो एक मतलब एक रास्ता बनाया गया उसके द्वारा क्या होता था, हमारा यानी कि जो कॉटन होता था इंडिया से ब्रिटिश को भेजा जाता था, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे थे कॉटन को ब्रिटेन में, ठीक है, एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। और दूसरी बात अल्टीमेटली एक मिनट हाँ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द मैनचेस्टर and the लिवरपूल फ्लरिश्ड इन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, यानी कि वो फ्लरिश हुई इसके कारण और यानी कि वर्चस्व उनका देखने को मिलता है, ठीक है। उसका यानी कि उनका यानी कि क्वालिटी देखने को मिलता है, यानी कि मतलब उनका जो क्वालिटी था इंडिया के कंपेरिजन में अच्छा था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से इसको फ्लरिश किया, अच्छे से बनाया मशीनों द्वारा, हमारे यहाँ हाथों से बन रहे थे। यू हैव रीड अबाउट द यानी कि
चंपारण के बारे में हमने यानी कि हिस्ट्री में बात कर रखी है। आप नहीं देखे मेरे लेक्चर को, आप आर्य शर्मा को मैं पूरे से कवर कर रखा है, एक बार जरूर देखना, ठीक है। और मैं मॉडर्न इंडिया को कवर करूंगा, उसमें यानी कि चंपारण के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। चंपारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर यानी कि नीला सोता के लिए लड़ाई हुई थी, ठीक है। सो चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड यानी कि 1917 में हुआ था बिहार के अंतर्गत। दिस स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो द इंडिगो। उनको फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो को, नीला तोता जिसको बोलते हैं, इंडिगो को पैदा करने के लिए बोला जा रहा था ऑन देयर लैंड, यानी कि उसकी अपनी जमीन पर यानी कि पैदा करें। इट वाज नेसेसरी, ये जरूरी था फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, विच वर लोकेटेड इन द ब्रिटेन, वो ब्रिटेन के अंदर लोकेट थी, पहली बात तो ये। और उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप और कोई फसल नहीं करेंगे, या आप इन्हीं को पैदा करेंगे। दे वर अनेबल, यानी कि वो अनेबल थे टू ग्रो द यानी कि फूड ग्रेन्स एंड टू सस्टेन द, यानी कि अपनी फैमिली को यानी कि आगे बढ़ाकर चल सके, ठीक है। Under the globalization, particularly after 1990, the farmers of the India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of the rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, agriculture products are not able to compete with the developed countries. यानी कि इसके कारण क्या हो रहा था, अदर कंट्रीज जो थी वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी एज ए कंपेरिजन टू ब्रिटेन। ये सब पढ़ सकते हो यार, देख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक, अगर बात करें ऑर्गेनिक, या ये क्या है, देखो ये कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये क्या, इसमें केमिकल का यूज हो रहा है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच वैल्यू टुडे, आज यानी कि देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज इट प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री एंड द केमिकल such as the fertilizer and the pesticides, hence it does not affect the environment, ये environment को अफेक्ट नहीं करती, इसमें यानी कि कोई भी पेस्टिसाइड नहीं लगाया जाता है। आज अगर इसके केस में देखा जाए तो हमारा श्रीलंका सफर कर रहा है इसी से, क्योंकि उसी ने यानी कि अभी कुछ साल पहले और इनऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोला था उसने, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोला था उसने, तो वहाँ पर जब पेस्टिसाइड यूज नहीं हो तो पूरा उसकी दशा खराब हो गई है, ठीक है। सो आप उसका एग्जांपल देख सकते हो, अगर न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा। बाकी चीज़ें खुद अपने से देख लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद एट द लास्ट।